7:30 होने को हैं। कार्यक्रम इनसे मिलिए में आइए सुनते हैं विकलेश शर्मा, प्रिंसिपल, रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जालंधर से की गई बातचीत। इनसे बात की है हमारे सहयोगी कुलभूषण शर्मा ने। Stay tuned, रेडियो कठुआ दिल से। इनसे मिलिए हर सप्ताह एक नई शख्सियत के साथ कार्यक्रम इनसे मिलिए। कार्यक्रम इनसे मिलिए में आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे वो हैं विकलेश शर्मा, प्रिंसिपल, रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जालंधर। तो सबसे पहले कार्यक्रम इनसे मिलिए में विकलेश शर्मा जी आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सालों से ये इच्छा थी कि आकाशवाणी में मेरी आवाज भी आए, तो आज ये दिन आया है। आपके सौजन्य से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रस्तुत हूँ मैं आपके लिए। कुलभूषण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक मौका मुझे दिया कि मैं आपके थ्रू बात कर सकूं। जन्म कहाँ हुआ है? कुलभूषण जी, ऐसा है कि मैं जिला गुरदासपुर के दीनानगर में पैदा हुआ। पठानकोट का मैं रहने वाला हूँ। तो मेरा जन्म 3 नवंबर 1968 को दीनानगर में हुआ। विकलेश जी, आप अपने माता पिता के बारे में कुलभूषण जी, मेरे माता पिता बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। मेरे पिताजी रेलवे में कार्यरत थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। 97 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो मेरी माता जो है वो एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हुई हैं। बहुत ही धार्मिक और बहुत ही उच्च विचारों वाली हैं। विकलेश जी, आपने अपनी शुरुआती पढ़ाई यानी 10वीं तक की पढ़ाई कहाँ से की है? हम पठानकोट में रहते थे, तो अलग अलग कुछ छोटे स्कूल, कुछ बड़े स्कूल, लेकिन जो बेस है वो गवर्नमेंट स्कूल लमीनी, जो सरकारी स्कूल था। मैं आपको बता दूं कि हमारे समय में पठानकोट में 3 ही स्कूल मशहूर थे, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट, आर्य स्कूल और ये सरकारी गवर्नमेंट स्कूल। तो हमारी पढ़ाई, मेरी पढ़ाई वहीं से हुई। विकलेश जी, आपने 12वीं तक की जो शिक्षा है वो कहाँ से ली? ऐसा है कि मैं जब पढ़ रहा था तो हमारे पास प्री यूनिवर्सिटी, प्री इंजीनियरिंग इस तरह की डिग्रीज हुआ करती थी। तो प्री यूनिवर्सिटी मैंने आदर्श भारतीय कॉलेज में नॉन मेडिकल वहां से किया और उसके बाद मैं सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने के लिए अम्बाला गया। विकलेश जी, जैसा आपने बताया कि 12वीं करने के बाद आपने सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया, आपने ग्रेजुएशन करने का मन क्यों नहीं बनाया? हमारे आज जो छात्रों को उपलब्ध है कैरियर गाइडेंस या ये सारा, ये हमारे समय में ऐसा कम ही होता था। और एक ट्रेंड नया नया बना था कि इंजीनियर बना जाए। तो इंजीनियरिंग में 2 चैनल हुआ करते थे। एक तो प्री इंजीनियरिंग करके उसके बाद ये पीएमटी टेस्ट, ये तब शुरू हुआ। तो हमारे समय में ऐसा था नहीं। तो प्री इंजीनियरिंग के बाद अच्छे मार्क्स के पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेज तक बहुत कम हुआ करते थे। तो दूसरा एक चैनल था डिप्लोमा। डिप्लोमा हमारे समय में भी एक बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन मानी जाती थी और उसी तरह थोड़ा जल्दी एडजस्टमेंट मिल गई तो डिप्लोमा करने के लिए अम्बाला चले गए। विकलेश जी, जैसा आपने बताया कि मैंने डिप्लोमा किया अम्बाला से और उसके बाद आपने कोई पीजी की डिग्री भी की है या नहीं? कुलभूषण जी, ऐसा है कि डिप्लोमा करने के बाद छोटी छोटी जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में की। फिर उसके साथ ये लगा कि आगे की पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कैलकाटा, तो वहां से पढ़ाई शुरू की। AMIE डिग्री होती है, उसके लिए कोशिश की और वो डिग्री हासिल की। उसके बाद जॉब में आए। जी बिल्कुल विकलेश जी, माता पिता का आशीर्वाद हो और हमेशा सच्चे मन से हो तो बच्चे बिल्कुल उन्हीं की राह पर चलते हैं और उन्हीं की तरह जिंदगी में बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। विकलेश जी, जब आपने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की, AMI की डिग्री आपने कंप्लीट की, उसके बाद आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो रेलवे ही आपकी पहली सरकारी जॉब थी या किसी और डिपार्टमेंट में भी आपने काम किया? नहीं, मैं यहाँ थोड़ा सा अजीब सा संयोग है जी कि
डिप्लोमा पूरा करने के बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स करता रहा। यहाँ आपके पास ही माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे, तो वहां पे उसके साथ नौकरी की। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में ही किश्तवाड़ में एक फ्रेंच कंपनी थी, उसके साथ नौकरी की। फिर वहां से योग बना उड़ी जाने का। तो उड़ी डैम, जो उड़ी प्रोजेक्ट था, वहां 2 या 2.5 साल नौकरी करने के बाद मैं वहां से निकलकर पावर प्रोजेक्ट दाबोल में चला गया। उसके बाद कुछ एक मुंबई में बिल्डर, 2-3 बिल्डर के पास काम किया, वहां से निकलकर पुणे चला गया। तो ये 9 साल की यात्रा इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में चलती रही और अच्छा था, सारा कुछ अच्छे लेवल पे काम किया। फिर परमात्मा ने मेरे पिता का साया मेरे सर से उठा लिया और उनके चलते मेरे को रेलवे में जाके मैंने ज्वाइन किया, कंपैशनेट ग्राउंड्स। जी, जी, विकलेश जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मैंने 9 साल प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद एसआरओ 43 के तहत मुझे पिताजी की जगह रेलवे में नौकरी मिली। तो सबसे पहली नौकरी आपको रेलवे में एज़ ए इंजीनियर मिली या कुछ और? जी हाँ, एज अ जूनियर इंजीनियर मैंने रेलवे में ज्वाइन किया और उसमें थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते अभी आज मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ। विकलेश जी, आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं और प्रिंसिपल मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जालंधर में यहाँ रेलवे के कर्मचारियों को सिखाया जाता है कि काम कैसे किया जाएगा। वो सारा जो इंस्टीट्यूट आप देखते हैं, संभालते हैं, उसके बारे में बताएं कि वो इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग स्कूल है वो बेसिकली क्या है? कुलभूषण जी, ये जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये पहले डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पीवे का था। पीवे, हम जो ट्रैक है उसको हम पीवे कहते हैं, परमानेंट वे। परमानेंट वे के बारे में हम सिखाते हैं वहाँ अपने जो ट्रैकमैन है, गेटमैन है, जो चाबी वाले आप रूटीन में देखते हैं। रेलवे असल में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ा एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन रेलवे के बारे में जो मतलब लोगों को पता चलता है कि गाड़ियां चलती हैं, टिकट ली जाती है, उसके अलावा जो रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क है या रेल का जो सबसे बड़ा कर्मचारी वर्ग है, वो इंजीनियरिंग का है। जी, इंजीनियरिंग में ट्रैक, जो पटरी जिसको हम कहते हैं, उसका रख रखाव किस तरह से किया जाना है, उसको किस तरह से उसका रूटीन चेकअप होता है, किस तरह से उसका अल्ट्रासोनिक चेकअप होता है, ये सारा एक तमाम बहुत बड़ा सिस्टम है। उसी सिस्टम के तहत हम कर्मचारियों को, जो रेल कर्मचारी हैं, उनको रख रखाव की क्या टेक्निक्स नई आई हैं, रख रखाव का क्या नया तरीका है, या उसको किस तरह से किया जाना चाहिए, इसके बारे में अपने इंस्टीट्यूट में बताते हैं। जी विकलेश जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई कि कैसे हम कर्मचारियों को ट्रेंड करते हैं ताकि जो पीवे है, जो ट्रैक है जिस पे गाड़ी चलती है, वो सही रहे, स्वस्थ रहे। और आपने जैसा बताया कि रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा विभाग भारत सरकार का, इंडिया का और सबसे बड़ा रेल नेटवर्क पूरे भारत में आज है, जिसकी वजह से लाखों लोग आज दिन में सफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और सामान भी रेलवे के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर सरल और आसान तरीके से पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर में भी रेलवे का काफी नेटवर्क बनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रेल जहां पर भी पहुंची, वहां से अराजकता दूर हो जाती है। तो जहां जहां रेल का नेटवर्क जाएगा, वहां वहां तमाम तरक्कियात का जो सहूलतें हैं वो पैदा होती हैं। तो तरक्की के लिए भारत सरकार बहुत प्रयासरत है कि रेल, जैसे पहले रेल सिर्फ जम्मू तक थी, फिर उसके बाद उधमपुर तक शुरू किया गया, उधमपुर के बाद आगे काम, और जहां जहां मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो हमारा ट्रैक काजीकुंड से लेकर बारामूला तक का था, वहां मैं पहला अधिकारी एज सीनियर सेक्शन इंजीनियर वहां पे अपॉइंट हुआ और देखा कि जब ये जगह, ये जो प्रोजेक्ट बन रहा था, उसके दौरान जहां जहां रेल चली जाती थी, वहां वहां जो आसपास के एरिया है वो डेवलप होने शुरू हो गए। तो देश की तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए, किसी स्टेट की तरक्की के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। ये सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, और हर तरीके से किसी प्रदेश की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए या किसी प्रदेश की तरक्की के लिए ऐसे प्रोजेक्ट जरूरी है। जी विकलेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ऐसे प्रोजेक्ट लगने से प्रदेश में तरक्की होती है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है
और बिल्कुल सही है, जैसा आपने देखा होगा कई सारे हमारे जो पहाड़ी स्टेट्स हैं उनमें रेल का जो नेटवर्क है उससे लोगों को रोजगार तो मिलता ही है। युवा जो बच्चे हैं वो वहां पे काम भी करते हैं, अपना छोटा मोटा दुकानदारी करते हैं। हमारे भी जो जम्मू कश्मीर यूटी है उसमें कई सारे ऐसे इलाके हैं, बसोली, बनी, और यहाँ पे भी अगर सरकार जो रेलों का नेटवर्क है उसको ज्यादा बढ़ावा दे ताकि इन खूबसूरत इलाकों से जब ट्रेन गुजरे, ट्रेन की वो छुक छुक करती आवाज गुजरे, लोगों का रोजगार बढ़े, व्यापार बढ़े और उनकी अर्थव्यवस्था और बढ़िया हो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर है। सरकार शायद इस तरह से सोच भी रही है और ये होना भी जरूरी है, क्योंकि जहां जहां रेल जाती है वहां वहां रोजगार बढ़ता है, वहां वहां कई साधन बढ़ते हैं। तो सरकार, मुझे लगता है कि इस तरह से सोच रही है और धीरे धीरे ये सब होने लगेगा, क्योंकि इतनी खूबसूरती है हमारे आसपास। हमारा जो इलाका है जम्मू कश्मीर और हिमाचल साथ में जुड़ता हुआ, इसकी वादियां इतनी खूबसूरत हैं कि अगर यहाँ से ट्रेन नेटवर्क चले तो यातायात के साधन तो बढ़ेंगे ही, लेकिन टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो भी बढ़ेगा। और ऐसी उम्मीद की जा सकती है भविष्य में कि इन वादियों में भी बसोली की वादियां या यहाँ से कनेक्ट करता हुआ और हिमाचल का इलाका और कश्मीर का इलाका, तो ये बढ़ेगा, बढ़ेंगे, अभी और आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल विकलेश जी, बातें आपके साथ हम जरूर करते रहेंगे और आगे भी इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। आज आप कार्यक्रम इनसे मिली के माध्यम से आकाशवाणी कठुआ की तरफ से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? बस एक खूबसूरत सा छोटा सा जो मुझे पसंद है, ये जो गीत जिसकी मैं फरमाइश आपको कर रहा हूँ, ये जीवन का गीत है। तो एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बस ये गीत सुनवा दीजिए। जी विकलेश जी, लीजिए सुनिए आप ही की पसंद का ये गीत हमारे श्रोताओं के लिए।
इनसे मिलिए में एक बार फिर विकलेश शर्मा जी आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद कुलभूषण जी। विकलेश जी, आपको लिखने का भी शौक है, आप सोशल मीडिया पे भी कहानियों के माध्यम से अपनी कल्पना को, अपनी सोच को एक कहानी का रूप देकर समाज के मन को छूने का प्रयास करते हैं, उनकी नब्ज टटोलने का प्रयास करते हैं और उनको सुकून पहुंचाते हैं अपनी कलम से। उस शौक के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। कुलभूषण जी, बहुत ही टच करता हुआ ये आपने बात कही। एक छोटा सा शो करना शुरू किया लॉकडाउन के दौरान। उसका नाम है विक्लेश हूं मैं, कहानियां सुनाता हूँ, कहानियां सुनाऊंगा। बचपन से शौक था कि कुछ मैं कहता रहता था, लोग सुनते भी थे, लेकिन इंजीनियरिंग के नीचे नीचे ये शो दब गया। ये जो शौक था, ये अंबाला पॉलिटेक्निक ने बहुत ही ज्यादा उभार दिया था, तो वहां पर थिएटर के साथ कुछ काम करते रहे और अच्छा थिएटर किया वहां पर। लेकिन उसके बाद नौकरी की दौड़ धूप में ये चीजें दब गई जी। लेकिन लॉकडाउन ने एक ऐसा समय बांधा कि दोबारा एक मन का जो वलवला था दोबारा बाहर आया और इच्छा हुई कि कुछ बातें कही जाए। तो कॉलेज के दौरान थोड़ा लिखता था। एक व्यवस्थित लेखक नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बातें करके और कुछ लोगों की कहानियां उसको सुना सुना कर मैं आज कोशिश करता हूं कि सबका मनोरंजन करूं और कुछ अच्छी जानकारी, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में कहानी एक इस तरह की विधा है कि आप अपने मन की बात भी कह सकते हैं और ये जो कहानी होती है ये 2-3 तल पे चलती है। कहानियां इस तरह की भी होती हैं कि अगर कोई साधारण उसको सुने तो कहानी की तरह मनोरंजित हो सकता है, लेकिन अगर उसी कहानी को आप डीपर लेवल पे सुने, आप स्पिरिचुअल लेवल पे सुने, तो आप आत्मा को भी पा सकते हैं। तो आप आत्मीय ज्ञान भी होता है उसी कहानी में मनोरंजन होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कहानी सुनाई जाए, जिसको जिस तरह से उस कहानी को लेना है, पकड़ना है, वो ले लेते हैं बस। जी, बिल्कुल विकलेश जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। और अभी जैसा आपने कहा कि मैंने थिएटर किया है, तो एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ हमारे श्रोताओं के लिए, जो लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग इसके लिए चाहिए या थिएटर इसके लिए सबसे बढ़िया एक माध्यम है अपने आप को रिहर्स करने का, अपने आप को तैयार करने का? ये बताएं। आजकल तो बहुत ज्यादा चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन जब हमने किया तो ऐसा कुछ था नहीं। पठानकोट शहर की रामलीलाओं से उठकर वहां से कुछ कुछ सीख कर बस आवाज को रेगुलेट करना ही सीखना। उसके बाद जाकर कहीं छोटी मछली जब समंदर में जाती है तो तैरना सीखना, ये आपका अपना हुनर है। कॉलेजेस हैं, अभी तो इंस्टीट्यूशंस हैं। जब मैं अंबाला गया था तो एक छोटा सा बच्चा वहां गया था जिसकी आवाज बहुत ही मामूली आवाज। वहां कुछ लोग मिले जिन्होंने कोशिश की कि उस आवाज को तराशा जाए, तो तराशने की उन्होंने कोशिश की। कुछ अच्छे गुरु मिले, मेरे 2-3 अच्छे दोस्त। मेरा एक मित्र जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा, अजय खजूरिया, वो जम्मू अभिनव थिएटर के बड़े मंजे हुए कलाकार रहे हैं। उन्होंने मेरी आवाज को तराशने की कोशिश की। जी। कुछ बातें उन्होंने कही, उनको मैंने माना, लेकिन वहां चलते चलते ही ये महसूस हुआ कि थिएटर और रियलिटी, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो हालात कुछ इस तरह के थे कि थिएटर को ज्यादा परस्यू नहीं किया जा सकता था क्योंकि नौकरियां भी जरूरी थी, ये सारी चीजें। तो वहां जाकर कलाकार थोड़ा दब गया। जी बिल्कुल विकलेश जी, बड़ी अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं के लिए बताई कि आजकल बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप वहां पे जाके एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं। तो जिस जिस लाइन में जिसका इंटरेस्ट हो उसमें जाके काम कर सकता है, सीख सकता है। विकलेश जी, जैसा आपने बताया कि कहानियां लिखने का आपको शौक था और उसी शौक को आपने सोशल मीडिया पर लाया और कई सारी कहानियों को आपने लोगों के जहन में डाला। कोई एक छोटी सी कहानी आप हमारे श्रोताओं को आज इस कार्यक्रम इनसे मिलिए के माध्यम से जरूर सुनाएं। कहानियां जो हैं मैं अपनी लिखता नहीं, कहानियां मैं लोगों की सुनाता हूँ, कहानियां आपकी सुनाता हूँ। कहानियां वो मैं अपने बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि एक फैज अहमद फैज साहब की एक नज्म है जो लगता है कि कईयों के जीवन पे ये पूरी उतरती होगी, तो मेरे पे तो पूरी उतरती है
कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे, जो काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और कभी इश्क से काम उलझता रहा। काम इश्क के आड़े आता रहा, कभी इश्क से काम उलझता रहा। फिर तंग आकर एक दिन हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। और यकीन मानिए ये अधूरा छूट जाता अगर कुलभूषण जी आज मुझे यहाँ ना बुलाते, तो इन्होंने शायद, मेरा ख्याल है कि इश्क दोबारा शुरू करवा देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कुलभूषण जी कि आपने मेरे इश्क को जगाने की कोशिश की। जी 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 विकलेश जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से, जहां आप प्रिंसिपल हैं रेलवे ट्रेनिंग स्कूल के और कई सारे अपने बिजी शेड्यूल है, उनसे निकलकर आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छी शायरी फैज अहमद फैज साहब की हमारे श्रोताओं को सुनाई। विकलेश जी, आपने देखा होगा कि आज भारत के अंदर जितनी भी युवा पीढ़ी है वो आने वाले भारत को और चार चांद लगाने में सक्षम है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी कहानी युवा पीढ़ी को केंद्रित करके उनको मोटिवेशन के रूप में जरूर सुनाएं, ताकि वो पीढ़ी जो भारत का भविष्य बनेगा उसमें देशभक्ति की, देश हित की बातें उनके जहन में आए। जी विकलेश जी। धन्यवाद कुलभूषण जी। आज जो युवा पीढ़ी के लिए कुछ बातें जो जरूरी हैं, क्योंकि पूरे देश का भविष्य युवा पीढ़ी पर है। और इस वक्त भारत एक ऐसा, पूरे विश्व में एक ऐसा मुल्क है जिसके पास सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है। और अगर हमारी युवा पीढ़ी डायरेक्शनल हो जाए तो भारत विश्व गुरु बन सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो यहाँ पर रोल शुरू होता है हम जैसे मिडिल एज्ड जो अपनी युवा पीढ़ी, युवा जो अवस्था है उसको क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पर रोल बनता है मेरा एज अ विकलेश, आपका एज अ कुलभूषण, कि हम अपने जो अनुभव हैं उन अनुभवों के आधार पर युवा पीढ़ी को गाइड करें। जी। तो एक साहिर साहब का एक शेर मेरे को याद आता है कि तुमसे कुव्वत लेकर अब मैं तुमको राह दिखाऊंगा। तुमसे कुव्वत, कुव्वत ताकत को कहते हैं, कि तुमसे कुव्वत लेकर अब मैं तुमको राह दिखाऊंगा। तुम परचम लहराना साथी, मैं बरबत पे गाऊंगा। और आज से मेरे फन का मकसद जंजीरें पिघलाना है। आज से मैं शबनम के बदले अंगारे बरसाऊंगा। तो हमें अपने अंदर जो अपने अनुभव हैं उनको इस तरह से युवा पीढ़ी को प्रेजेंट करना है कि वो, उनके अंदर एक जो आग है वो आग निकले बाहर और समाज की भलाई के लिए वो आग काम करे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो युवा पीढ़ी के साथ साझा करें। तो मैंने सोशल मीडिया पर शो शुरू किए जिसका टाइटल यही रहा कि विकलेश हूं मैं, कहानियां सुनाता हूं, कहानियां सुनाऊंगा। तो वही कहानी की विदा को दोबारा, दोबारा तो क्या, सब लोग, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, उसमें एक छोटा सा प्रयास मैंने भी शुरू किया है और उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा। जी विकलेश जी, बहुत अच्छी बातें आपने हमारी युवा पीढ़ी के लिए कही। आप प्रिंसिपल मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रेलवेज हैं और रेलवे के एक सीनियर कर्मचारी होने के नाते, सीनियर अधिकारी होने के नाते, जितने भी हमारे साथी, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों, कठुआ के हों, भारतवर्ष के हों, रेलवे में जो यात्रा करते हैं, उनके लिए कोई इंस्ट्रक्शन जरूर सुनाएं कि वो खिड़की से दूर रहें, जो दरवाजा है उस पर खड़े रहकर फोन पे बातें ना करें। कुछ ऐसी बातें जो उनकी जिंदगी में और काम आए, एक संदेश के माध्यम से उन सभी श्रोताओं के लिए। धन्यवाद कुलभूषण जी। रेलवे जिस तरह का आप सबको दिखता है इस तरह का है नहीं। हम रेलवे कर्मचारी बहुत मेहनत करते हैं आपकी सफल, सुखद और मंगलमय यात्रा के लिए। तो उसके लिए रेल का एक जो कर्मचारी है सुबह 5 बजे उठता है, 5 बजे उठकर जो उसका इलाका नियत है उस पे चक्कर लगाता है। चक्कर लगाकर देखता है कि कहीं रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई, कहीं रेल टूट तो नहीं गई, कुछ चीजें उखड़ तो नहीं गई। वो फिर वापस आकर फिर ट्रैक का, फिर जो स्टेशन का स्टाफ है वो आपके लिए तैयार करता है अपने आप को
कि आपको किसी तरह की टिकट लेने में असुविधा ना हो, आपको यात्रा करने में किसी तरह से असुविधा ना हो। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और वहाँ एक-एक चीज़ जो है, एक-एक स्टेप जो है वो काउंट करता है। तो आपसे यही गुज़ारिश है कि आप जब भी रेल में सफ़र करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, रेल के जो डिब्बे हैं उसको सुरक्षित रखें, कोशिश करें कि दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी पर तो असर पड़ेगा ही, उससे हमारा रेल कर्मचारी का जो भविष्य है या रेल कर्मचारी का जो नाम है वो भी खराब होता है। तो कृपया करके हमारे साथ सहयोग करें, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं। बस यही संदेश कि अपनी सेफ्टी रखें और जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उनका पालन करें कृपया। जी विकलेश जी, बहुत अच्छी बातें आपने अपने मन की बातें, अपने मन के विचार हमारे श्रोताओं के साथ कार्यक्रम इनसे मिलिए में साझा किए। आप हमारे कार्यक्रम इनसे मिलिए में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका कुलभूषण जी, जैसे मैंने कहा कि आपने मेरे इश्क को फिर ज़िंदा किया। तो एक शेर आता है, अपनी रुसवाइयों से घबरा कर पस्तियों में उतर गई होती, ये नवाज़िश है आपकी वरना मेरी हस्ती बिखर गई होती। तो बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अ, अपने शेड्यूल में से आपकी आकाशवाणी के शेड्यूल में कुछ समय मुझे भी दिया, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। जी, जी विकलेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।